हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत यादव डीप डाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं इतिहास की एक रोचक घटना कि किस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ, या यूं कहें कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कब हुआ। यह कहानी शुरू होती है 6वीं शताब्दी के मध्य अरब के मक्का नामक इलाके से, जहां कई खानाबदोश कबीले रहा करते थे, जो भोजन और ऊंट के चारे की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते थे। इन कबीलों की अलग अलग मान्यताएं थीं, कुछ मूर्ति पूजक भी थे। इनमें केवल एक ही समानता थी, वह यह थी मक्का में एक काबा नामक स्थान था जिसे सभी कबीले पवित्र मानते थे। इन्हीं कबीलों में कुरैश समुदाय के मुखिया अब्दुल्ला और उनकी पत्नी अमीना के घर मोहम्मद का जन्म हुआ था। युवा होते होते मोहम्मद की आध्यात्म में गहरी रुचि हो चली थी। वह अक्सर मक्का की हीरा नामक गुफा में ध्यानमग्न रहा करते थे। समय बीतने के साथ साथ 610 ईस्वी में मोहम्मद को आध्यात्म की प्राप्ति हुई और उन्होंने बताया कि वह धरती पर अल्लाह के दूत हैं और उन्हें इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि ईश्वर अल्लाह के रूप में एक है। इस वजह से वहां के मूर्ति पूजक और बहुदेववादी कबीलों ने उनका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध की स्थिति यह बनी कि 622 ईस्वी में उन्हें अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर मदीना आना पड़ा। इस घटना को इस्लाम में हिजरत कहा जाता है तथा यहीं से इस्लामिक कालगणना हिजरी संवत की शुरुआत होती है। मोहम्मद साहब के समय में ही इस्लाम संपूर्ण अरब में अपनी जड़ें जमा चुका था। इसके बाद वह दिन भी आया जब मोहम्मद साहब की 632 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम के प्रचार और प्रसार का जिम्मा संभाला खलीफाओं ने। खलीफा शुरुआत में यह केवल एक धार्मिक पद था, परंतु समय बीतने के साथ साथ यह इस्लामिक राज्य सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया था। उमैयद खलीफाओं के दौर में इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार दूर दूर तक हो चुका था। सीरिया, इराक, मिस्र, यहां तक कि पूर्वी रोमन साम्राज्य, जो उस समय बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, वह भी इससे अछूता नहीं रह गया था। इराक के उमैयद खलीफा अल वलीद प्रथम के शासनकाल में इस्लाम का प्रसार भारत की पश्चिमी सीमाओं तक हो चुका था। इस समय तक इतनी बड़ी राज्य सत्ता को संभालने के लिए उमैयद खलीफाओं द्वारा इस्लाम की राजधानी को अरब से सीरिया के दमिश्क में स्थापित कर दिया गया था तथा दमिश्क इस्लामिक राज्य सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया था। अल वलीद प्रथम के राजनीतिक सलाहकार हज्जाज बिन यूसुफ, जो उस समय इराक के राज्यपाल थे, भारतीय सरजमी पर इस्लामिक धर्म के प्रसार के लिए व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अरब व्यापारियों से भारतीय संपत्ति के बारे में सुन रखा था। इसी समय सीरिया से दमिश्क जा रहे खलीफा अल वलीद प्रथम के व्यापारिक जहाजों को सिंध के देवल नामक बंदरगाह के पास लूट लिया गया। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिंध का देवल नामक बंदरगाह उस समय सिंध के शासक दाहिर सेन के अधिकार क्षेत्र में आता था। इससे क्रुद्ध होकर इराक के राज्यपाल हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध के शासक दाहिर सेन को आदेशित करते हुए एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि लुटेरों को दंड दिया जाए और खलीफा के नुकसान की भरपाई की जाए। सिंध के शासक दाहिर सेन ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। यही इस्लामिक आक्रमण का तात्कालिक कारण बना। अब इराक के राज्यपाल हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध के शासक दाहिर सेन को अपने कदमों में झुकाने की रणनीति बनाई। इसके लिए उन्होंने अपने भतीजे तथा दामाद मोहम्मद बिन कासिम को नियुक्त किया, जो उस समय मात्र 17 वर्ष का नवयुवक था। युवा होने के बावजूद वह उच्च दर्जे का सेनापति था। दमिश्क के खलीफा अल वलीद प्रथम और इराक के राज्यपाल हज्जाज बिन यूसुफ की भारी सेना लेकर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत मुहिम के लिए प्रस्थान किया। सर्वप्रथम उसने सिंध के देवल नामक बंदरगाह पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और सिंध पर इस्लामिक परचम फहराने लगा। सिंध में यह आदेश जारी कर दिया गया कि जो भी इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तथा मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सेन की सभी समुद्री व्यापारिक गतिविधियों को रोक दिया, क्योंकि सिंध का देवल नामक बंदरगाह उस समय पूरे सिंध का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था।
इसलिए राजा दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। जब तक राजा दाहिर सेन थोड़ा संभल पाते, तब तक मोहम्मद बिन कासिम सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर चुका था। युद्ध का दिन भी आया। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। राजा दाहिर सेन जो सिंध के शासक थे और जो अब तक पश्चिम से आने वाली इस्लामिक साम्राज्य के प्रसार की बाढ़ को रोके हुए थे, इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके मरने के बाद उनकी पुत्रियां सूर्य देवी और परमाल देवी को खलीफा की खिदमत में उपहार स्वरूप भेज दिया गया। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किस प्रकार की दरिंदगी रही होगी। और इधर मोहम्मद बिन कासिम ने संपूर्ण सिंध पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसने सिंध के पूर्व में भी अधिकार स्थापित करने की प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। वह 715 ईस्वी तक भारत में रुका। उधर राजा दाहिर सेन की पुत्रियां सूर्य देवी और परमाल देवी ने मोहम्मद बिन कासिम से अपने पिता की हत्या का बदला लेने की ठान रखी थी। उन्होंने खलीफा को मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और यह कहा कि मोहम्मद बिन कासिम हमें आपके पास भेजने से पहले ही 15 रोज हमें अपने हरम में रख चुका है या हमें अपवित्र कर चुका है। उस समय ये प्रचलन था कि खलीफा के पास पवित्र वस्तु ही भेजी जाती थी। इससे क्रुद्ध होकर दमिश्क के खलीफा अल वलीद प्रथम ने मोहम्मद बिन कासिम को पकड़कर दमिश्क लाने का आदेश दिया। कहा जाता है कि उसे कच्ची बैल की खाल में सिलकर दमिश्क लाया गया, जहां रास्ते में घुटकर उसकी मृत्यु हो गई। इस्लाम धर्म के लिए इतना सब करने के बावजूद भी उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद भी कई आक्रांता आए जिन्होंने भारतीय सरजमीन पर लूटपाट की तथा आक्रमण किए। इसके बारे में जानेंगे फिर कभी। अगर आपको जानकारी रोचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।